नमस्कार दोस्तों। सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। दुविधा। जिंदगी की तन्हाई से दूर मैं आज उस वक्त की गुलाम हूँ, जो वक्त मेरे जहन में इस कदर छा गया है जिसे भूल जाना मेरे लिए नामुमकिन है। आज मैं उस दहलीज पर खड़ी हूँ जिसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि मेरे पति दीप मुझसे क्या चाहते हैं। मैं उनका साथ नहीं दे पाई। आखिर क्यों? मेरे जहन में खुद के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि जो हुआ उसका कारण मैं स्वयं थी। मेरे पति आज ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। उन्हें कल सुबह तक होश नहीं आया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी, और शायद मैं खुद के साथ भी कुछ गलत कर बैठूं। डॉक्टर ने कहा है उन्हें कल सुबह तक होश में आना बहुत ज़रूरी है, वरना वो कोमा में चले जाएंगे। यहाँ सुनते ही मेरा पूरा शरीर शून्य रह गया, मानो मेरी जिंदगी का अब कोई अर्थ ही नहीं बचा। मेरी आंखों से आंसू की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मैं वक्त के उस मोड़ पर चली गई जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी। मेरी और दीप की पहली मुलाकात क्लासरूम में हुई थी। दीप ने मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था और इत्तेफाक से हम लोग एक ही सेक्शन में थे। मैं नहीं जानती थी कि इतनी जल्दी मेरी दोस्ती दीप से हो जाएगी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इतने अच्छे दोस्त कि हम लोग अपनी हर बात एक दूसरे से बताने लगे। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, दीप को बहुत उदास था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ दीप, तुम मुझे बता सकते हो? मेरे ऐसा बोलते ही दीप रो पड़ा। उसकी आंखों में शायद मैंने पहली बार आंसू देखा था। आंखों में आंसू भरे हुए दीप ने उस दिन मुझे अपनी पूरी दास्तां बताई। दीप ने कहा, रोशनी, मैंने अपना पूरा बचपन खोया है। बचपन में ही मेरे पापा का देहांत हो गया था। मैं सबसे बड़ा बेटा था। मेरा भाई और मेरी बहन दोनों मुझसे बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके हमारा पेट भरा। मुझसे यह सब नहीं देखा गया तो मैंने अपनी माँ का हाथ बटाने लगा, और मैं बचपन से ही काम करता था और साथ में अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, क्योंकि मैं पढ़ना लिखना चाहता था और अपनी गरीबी दूर करना चाहता था। मैं इस गरीबी में नहीं रहना चाहता। दीप ने कहा, आज मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि शायद मुझे अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। शौक में होते हुए मैंने कहा, क्यों क्यों छोड़नी पड़ेगी? तब दीप ने मुझसे कहा कि मेरे दो छोटे भाई बहन हैं, मुझे भी उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, और आज अगर मैं अपने छोटे भाई बहन के स्कूल की फ़ीस भर देता हूँ तो मैं अपने कॉलेज की फ़ीस नहीं भर पाऊँगा। मैंने दीप से कहा, ऐसा करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम इसे रख लो और अपने कॉलेज की फ़ीस जमा कर दो। दीप ले नहीं रहा था। उन्होंने मुझे मना कर दिया। मेरे कई बार बोलने पर भी नहीं माना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे पास आएंगे तो मुझे रिटर्न कर देना। उसके बाद दीप के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे बार बार दीप का ही ख्याल आ रहा था। मैं सोचने लगी कि मुझे लगता है लड़कों की लाइफ बहुत आसान होती है, उन्हें केवल पढ़ाई करके जॉब करना होता है। लेकिन दीप को देखकर मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। वह एक पिता की तरह अपनी पूरी फैमिली को संभाल रहा था और साथ में अपने करियर पर भी ध्यान दे रहा था। ना जाने मुझे दीप की कौन सी बात भा गई कि मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन मैं दीप के लिए और मुसीबत नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए मैंने दीप से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं एक बात अच्छे से जानती थी कि दीप के पास इतना समय नहीं है कि वो मुझे भी दे पाए। और फिर मैंने और लड़कों को देखा था
बेचारे पिसकर रह जाते हैं, क्योंकि हम लड़कियों के नखरे भी तो बहुत होते हैं। बस बेचारे लड़के कभी किसी से कुछ नहीं कहते तो कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि वो भी परेशान होते हैं। और हम लड़कियां तो अपनी एक एक परेशानियां बता देते हैं, इसलिए सबको पता होता है कि लड़कियों के साथ क्या क्या परेशानियां होती हैं और वो कितनी परेशान रहती हैं। मगर एक बार भी किसी लड़के ने कभी अपनी परेशानी नहीं कही होगी। सब कुछ अपने मन में लिए सहन करते रहते हैं। ये सब सोचते सोचते ना जाने कब मेरी नींद लग गई। नींद खुली तो देखा कॉलेज जाने का समय हो गया था। आज दीप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था मुझे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी और मैंने ऐसा ही किया। 2 महीने बाद कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी। डर भी लग रहा था कि पता नहीं मैं अब दीप से मिल पाऊँगी या नहीं। इन सारी बातों को मैंने वक्त के हाथों में छोड़ दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। दीप पढ़ाई में अच्छा था और बहुत मेहनती भी। यही कारण था कि दीप का एमएनसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन लेने के बाद दीप मुझसे मिलने मेरे घर आया और आखिरकार वही सब हुआ जो मैं चाहती थी। दीप ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन एक बात का डर भी था कि क्या अदर कास्ट में हमारी फैमिली मानेगी। लेकिन मुझे दीप पर भरोसा भी था कि वो मेरी फैमिली को मना लेगा। दीप ने मेरे पापा से बात की। पहले तो मेरे पापा ने मना कर दिया, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत लाड़ प्यार से पली बड़ी थी। कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। दीप ये सब बातें समझ रहा था। उसने मेरे पापा से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, रोशनी को मैं कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कैसे मान गए, बस वो इस शादी के लिए मान गए थे। मेरी और दीप की शादी हो गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा भी हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था। शादी के बाद मुझे मेरे पुराने दोस्त मिले। बातों ही बातों में मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पति ही इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें। उनके भाई बहन सब लोग तो बहुत आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, केवल तुम्हारे पति और तुम ही क्यों सबकी जिम्मेदारी उठा रहे हो। उस समय तो मैंने अपने दोस्तों को चुप करा दिया था, लेकिन कहा जाता है ना कि लगातार रस्सी की रगड़ पड़े तो पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गई थी और मैं अक्सर अब दीप से लड़ने झगड़ने लगी। उन्हें अक्सर यह कहने लगी कि आखिरकार कब तक तुम ही सब कुछ करते रहोगे, मुझसे भी नहीं किया जा रहा है अब तो। रोजाना की खटपिट चिकपिक से दीप बहुत परेशान रहते थे। वो अपने घर को भी नहीं छोड़ सकते थे और मुझे भी कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि वो मुझे कभी कुछ तकलीफ़ नहीं देंगे। समय निकलता गया, घर का माहौल ऐसा ही रहने लगा। देखते ही देखते दीप को इतनी टेंशन कब हो गई मैं समझ भी नहीं पाई। आखिर मैं क्यों नहीं समझ पाई? शायद इसलिए क्योंकि मेरी आंखों में तो मेरे दोस्तों द्वारा दिखाया गया आईना था। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे और दीप के झगड़े की वजह से मैं घर छोड़कर चली गई। मैंने दीप से कहा, या तो तुम अपने परिवार के साथ रह लो या तो तुम मेरे साथ, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। दीप दुविधा में थे। उनका परिवार उनकी जिम्मेदारी था और मैं भी उनको बहुत प्यारी थी। सारी जिम्मेदारियों का बोझ लिए अपनी शादी को बचाने के लिए वो पीछे पीछे आए। सड़क पर गाड़ी ड्राइव करते हुए मुझे ढूंढते वक्त ना जाने कब मेरी आंखों के सामने उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई और सब कुछ एक पल में ही अपने हाथों से मैंने बर्बाद कर लिया। आज दीप को हॉस्पिटल में 10 दिन हो गए हैं। पुरानी बातों को सोचते सोचते मैं जोर जोर से रोने लगी। तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आई और मुझे चुप कराने लगी। मैंने उनसे कहा,
माँ, मुझे माफ़ कर देना। दीप का होश में आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। मैं पूरी रात दीप के पास बैठे बैठे कब सो गई, पता ही नहीं चला। आँख खुली तो मैंने देखा कि दीप होश में आ रहा था। यह देखते ही मेरी जान में जान आ गई। जब दीप होश में आए तो मैं उनके पैरों में गिरते हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहा, तुम लड़की कितना कुछ सहन करते हो। काश कि तुम्हारी इस परेशानी को हम लोग भी समझ पाते तो शायद कभी भी हम लड़कियां तुम्हें इस दुविधा में नहीं डालते। मेरे इतना कहते ही दीप हंस पड़े और बोले, औरतों की तकलीफ़ों के सामने हमारी तकलीफ़ें फिर भी कुछ नहीं हैं। बस तुम लोग दूसरों की बातों में आकर अपने ही परिवार को गलत ना समझो तो। औरतों की ममता, प्यार और परिवार को चलाने की समक्ष के सामने हम मर्द कुछ भी नहीं। दोस्तों, अक्सर यही होता है कि हम लड़कियां दूसरों की बातों में आकर अपने ही परिवार को बर्बाद कर बैठती हैं और जाने अनजाने में अपने ही प्यार को तकलीफ दे बैठती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगी कि आप किसी और की नहीं, केवल अपने दिल की सुने और अपने परिवार की तकलीफ़ों को समझें, क्योंकि लड़कों की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी परेशानियों को ज़ाहिर नहीं करते। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।